हमारी संस्थान के डायरेक्टर श्रीमान राजेश जी से बात हुई, राजेश सर ने कहा कि सर आप इतना अच्छा कराइए ऑनलाइन के अंदर भी कि उनसे ऑफलाइन से भी बेहतर मजा आए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर ऑफलाइन में कैसा करवाना है? तो क्या सर ऑफलाइन में ऐसा करो कि ऑनलाइन से मजा आए। अब मुझे ये भेद समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा स्पष्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो कलाम टीम के अनुसार, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें आपके सामने पेश करनी है, ताकि आप एग्जाम के अंदर पूरे विश्वास के साथ हमारे पर विश्वास करके आप जा सकें। इसी कड़ी मैंने कहा था कि आपका जो पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास में, उसमें भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और उस सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर भी स्पेशली राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती को विशेष रूप से फोकस किया गया। इसकी मैंने क्लासेस आपको करवा दी है। भारत में ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास भी मैंने ले लिया है। कुछ पॉइंट्स और उसको हम देख के और आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, कोई फैक्ट वहां बचा न रह जाए। साथ ही साथ 1857 के विद्रोह को बहुत अच्छे से करवा दिया गया है। एक क्लास में उसी के ऊपर लेके आऊंगा ताकि अभी तक जितने एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं वो आपके एग्जाम में किस प्रकार से वहां से प्रश्न आ सकता है उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय। ध्यान रखना दोस्तों, इसी राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा। और चूंकि बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन के व्यक्तित्व आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो वो जो है जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जितने भी व्यक्तित्व वहां दे रखे हैं, कोशिश करेंगे सबसे पहले हम राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव को समझें और किस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव हुआ, उसके कारणों का आज सबसे पहले मैं इस क्लास के माध्यम से यहां पर बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपका सिर्फ इतना दे रखा है राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय। तो इस क्लास में स्पेशली राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को पढ़ाऊंगा और फिर इसके बाद जो इससे जुड़े हुए टॉपिक है उसको हम करने का प्रयास करेंगे। और फिर एक हमारी क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, क्योंकि आपके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वहां से हम और उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय। राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय दोस्तों, आपको पता होगा कि किस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक व्यापारिक कंपनी व्यापार करने के लिए आती है। और वो कंपनी जब व्यापार करने के लिए आई तो सबसे पहले ये कंपनी ब्रिटेन से भारत में व्यापार करने के लिए आती है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, EIC की स्थापना 1599 में हुई और 1600 में इसे ब्रिटिश महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। और किस प्रकार ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और 157 साल तक, मतलब 1600 से लेकर और 1757 तक ये कंपनी प्योर एक ट्रेडिंग कंपनी थी, प्योर एक शुद्ध व्यापारी कंपनी थी। अतः इस शुद्ध व्यापारी कंपनी को खुद के साथ साथ भारत को भी लाभ हुआ, क्योंकि भारतीय राज्यों को टैक्स की प्राप्ति हुई, भारतीयों को घर बैठे वस्तुओं खरीदार मिल गया, भारतीय वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय पहचान हुई और सबसे बड़ी बात कि उस समय भारत में विदेशी मुद्रा का आगमन सोना और चांदी के रूप में भारत में हुआ। लेकिन 1757 के बाद इस कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक शुरुआत बंगाल से की, अर्थात इन्होंने बंगाल को जीत लिया और कम से कम
25 साल तक बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, जैसे 1757 से 1765 की इलाहाबाद की संधि तक, फिर 1765 से 72 तक। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बंगाल को अपने हाथ में ले लेती है। अब जब बंगाल को अपने हाथ में ले लेती है तो किस प्रकार से 1772 से व्यापक स्तर पर जो बंगाल का रेवेन्यू आ रहा था, उस रेवेन्यू से यह कंपनी व्यापार करती है। और आपको पता होगा कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की प्रजा फकीर होती है। दोस्तों, हमारे साथ भी यही हुआ। जो कंपनी एक व्यापार करने के लिए आई हुई थी, उस कंपनी की शुरुआत जो है बंगाल से राजनीतिक रूप से हुई। बंगाल का उसने व्यापक स्तर पर शोषण किया। इसलिए आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के आरंभिक बीज जो है वो सबसे पहले बंगाल में नजर आते हैं और फिर एक पूरा राष्ट्रवादी आंदोलन दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले मैं एक चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि जब भारत में जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ है वो बेसिकली पैदा हुआ है, देखिए आप, कंपनी जो है, कंपनी की राजनीतिक शुरुआत जो है, कंपनी की राजनीतिक शुरुआत जो है वो बेसिकली हुई है 1757 से। और 1757 से लेकर 1857 तक ये कंपनी भारत में शासन करती है। मतलब एक व्यापारिक कंपनी भारत पे शासन करती है, और चूंकि एक ट्रेडिंग कंपनी जब शासन करेगी तो शोषण तय है। और उसकी शुरुआत चूंकि बंगाल से होती है, इसलिए भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्भव जो है वो बंगाल से होता है। इससे पहले एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि सर ये राष्ट्रवाद जो शब्द आ रहा है, ये राष्ट्रवाद सर कहते ही किसे हैं? सबसे पहला वर्ड आएगा कि सर राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रवाद की एग्जैक्टली परिभाषा क्या होगी। तो इसमें आप लोग दोस्तों एक पॉइंट याद कर लेना, राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद बेसिकली एक भावना है। राष्ट्रवाद एक भावना है, ऑब्लिक एक संकल्पना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना ऑब्लिक संकल्पना है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों या समुदाय को आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता के होते हुए भी, सामाजिक विविधता के होते हुए भी आपस में एक सूत्र में जोड़ती है, आपस में एक सूत्र में जोड़ती है। अर्थात हमारे अंदर व्यापक स्तर पर सांस्कृतिक विविधता है, सामाजिक विविधता है, भौगोलिक विविधता है, आर्थिक विविधता है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी भावना जो हमें आपस में जोड़ती है, उस भावना को ही दोस्तों आप लोग ध्यान रखना राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की परिभाषा याद करेंगे तो एनसीईआरटी में सेम यही परिभाषा दी हुई है, वह भावना जो किसी भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले लोगों या जनसमूह को निस्वार्थ भाव से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से आपस में जोड़ती है, इस भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, हमारे अंदर ये भावना जो है ये बेसिकली पैदा होगी, हम कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है, उस 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर, अब उत्तरार्ध का मतलब क्या होगा, जैसे सबसे पहले तो 19वीं शताब्दी किसे कहेंगे, 1801, 1802 ये 19वीं शताब्दी होगी। 1801 से लेकर लगभग 1830-40 तक ये पूर्वार्ध होगा, और उसके बाद का पार्ट 50 के बाद का पार्ट उत्तरार्ध होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्पेशली जो 1857 का विद्रोह होता है, जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, उस क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रवाद तेज गति से उभरता है।
और वो परिपक्व होकर आता है 1880 के दशक के अंदर। तो हाँ, एक चीज और, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होगी। ये बेसिकली एक ऐसी संकल्पना है जो धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करती है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जिस समय भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव हो रहा है उस समय भारत एक भौगोलिक इकाई तो है लेकिन एक राजनीतिक इकाई नहीं है, अर्थात भारत अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ है। अनेक भारत का एक बहुत बड़ा भाग ब्रिटिश के पास में है, लेकिन उस ब्रिटिश भारत के लोगों को भी, अर्थात बंगाल के लोगों को बॉम्बे का एहसास नहीं है, बॉम्बे के लोगों को मद्रास प्रेसिडेंसी का एहसास नहीं है। वह भावना जो इनको आपस में जोड़ेगी, अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों तो आप देखिए अंग्रेजों के खिलाफ 1857 से पहले भी कई विद्रोह हुए। जैसे बिहार में विद्रोह हो रहा है, बंगाल में विद्रोह हो रहा है, झारखंड में विद्रोह हो रहा है, लेकिन वो विद्रोह स्थानीय थे। और जब वहां पर कोई विद्रोह हो रहा है तो किसी और क्षेत्र के लोगों ने उनकी मदद नहीं की है। लेकिन जब राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होगा और राष्ट्रवाद की कोई घटना अगर उत्तर भारत में पैदा हो रही है तो उसके बीच दक्षिण भारत में भी दिखाई देंगे, उसको हम कहेंगे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है वो बेसिकली 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। और इस क्रम में अब आपका जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का, राष्ट्रवादी आंदोलन का, और यहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय की बात सबसे पहले हम करें। जब राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय की बात करेंगे तो इसका उद्भव के कई कारण होंगे। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी आंदोलन के उद्भव के कारण क्या है और फिर एक एक कारण का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन घटनाओं ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का उद्भव कर दिया। इस कड़ी में दोस्तों आप सबसे पहले देखोगे तो राष्ट्रवादी आंदोलन के उद्भव का जो पहला कारण होगा वो होगा राजनीतिक कारण। सबसे पहले मैं लूंगा आपके सामने राजनीतिक कारण। इसका पॉलिटिकल कॉज क्या था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। तो पहला राजनीतिक कारण हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले एक बार ये देखेंगे कौन कौन से कारण यहां पर हैं और फिर उसके बाद में तमाम कारणों को हम देखने का उसके साथ प्रयास करेंगे। तो पहला एक लेंगे हम सबसे पहले राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉज क्या था। दूसरा उसके बाद दोस्तों देखेंगे ब्रिटिश द्वारा उठाए गए आधुनिक कदम, मतलब ब्रिटिश ने ऐसे कौन से कदम उठाए, ब्रिटिश द्वारा उठाए गए आधुनिक कदम, मॉडर्न स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा जिसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। इसको हम बहुत बेहतर तरीके से खोलने का प्रयास करेंगे। ये कौन से आधुनिक कदम थे, चाहे वो सिविल सेवा का विकास हो, पुलिस सेवा का विकास हो, प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हो, जुडिशियल सिस्टम का विकास हो, वो चीजें यहां पर हम करने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश द्वारा चाहे वो कानून का शासन हो, कानून के सम्मुख समानता हो, चाहे आईपीसी हो, आधुनिक डाक व्यवस्था हो, रेलवे हो, वो तमाम चीजें जो यहां पर उद्भव में आएगी उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने विश्लेषित करने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट आपका आएगा तीसरा, और जो तीसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखना वो होगा प्रेस एवं, या सीधा प्रेस की भूमिका, प्रेस की क्या भूमिका रही, और चाहो तो आप प्रेस कानून की भूमिका क्या रही। मतलब जैसे ही ऐसे प्रेस संबंधी कानून आएंगे जिससे प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा, उससे भी राष्ट्रवाद पैदा होगा। तो इस पॉइंट को भी हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट। चौथा हम देखेंगे दोस्तों, चौथा पॉइंट ये आपका होगा पाश्चात्य चिंतन,
उस पाश्चात्य चिंतन एवं साहित्य का प्रभाव किस प्रकार से आएगा और भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव होगा। एक पॉइंट हम इसको भी करने का प्रयास करेंगे। एक मैं आपको पहले से बता देता हूं कि राजनीतिक कारणों के अंदर एक बड़ा कारण होगा 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह जो है वो आपका पॉलिटिकल कॉज में यहां पर आ जाएगा। साथ ही साथ राजनीतिक कारणों में और भी बहुत सारे, जैसे औपनिवेशिक शासन है, डलहौजी की हड़प नीति है, वो चीज भी यहां पर आ जाएगी। एक आपको होगा भारत के अतीत का पुनः अध्ययन होगा। इसको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार कुछ अंग्रेज जो हैं भारत के अतीत का पुनः अध्ययन करते हैं और अतीत का पुनः अध्ययन करके वो ये विश्लेषित करते हैं कि भारत का इतिहास भी बहुत स्वर्णिम रहा है और इससे भी हमारे अंदर एक ऐसी भावना जागृत होगी जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को जगाने में अहम भूमिका अदा करेगी। तो एक पॉइंट होगा भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। ये बिंदु भी हम देखने का यहां पर प्रयास करेंगे। उसके बाद एक दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, एक बड़ा कारण आएगा, 6th पॉइंट में यहां पे डाल रहा हूं और उसको हम पढ़ भी चुके हैं। एक ऐसा आंदोलन जिसने हमारे अंदर सोशल रिफॉर्म्स किए, जिसने हमारे धार्मिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया, ऐसी धार्मिक प्रवृत्तियां जो समाज के लिए खतरनाक थी, समाज के लिए घातक थी, उस आंदोलन का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो एक कारण भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन भी होगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। इसलिए आपको पता होगा भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पहला नेता राजाराम मोहन राय को कहते हैं क्योंकि इसी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में एक नई चेतना पैदा करने में अहम भूमिका अदा की थी। तो उसको हम पढ़ेंगे। और अभी आपको पता है लेटेस्ट जो है एक एग्जाम में राजस्थान में पूछा गया कि भारत में स्वराज की बात करने वाला पहला कौन था। स्वराज मतलब खुद का शासन, और व्यक्तित्व का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, स्वराज की थीम तभी आएगी ना जब राष्ट्रवाद होगा। खुद के राज की बात तब आएगी जब हमारे में ये भावना होगी। तो ध्यान रखना, भारत में जो स्वराज की थीम देने वाले सबसे पहले थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और वो कहां से हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से। तो एक पॉइंट आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन वाला भी होगा। तो इसको भी हम बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। वैसे मैंने इसकी 2 क्लासेस आपके सामने ले ली है, तो उसको भी आप देखने का प्रयास करना कि वो इसके उद्भव का कारण कैसे बनेगा। एक दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम पास करने में आपके पेरेंट्स की, कोचिंग संस्थान की, आपके किसी आइडियल गुरु की बुक्स की, नोट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स। लेकिन कई बार क्या होता है, कई नकारात्मक कारकों की भी आपकी परीक्षा पास करने में बड़ी भूमिका होती है। वो आपके अंदर सोए हुए शेर को जगा देता है। कैसे, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और कोई आपके गांव का आपके पास में आया, आपके रूम पर आया और बोला कि यार क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कि यार मैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं। तो उसने आपको कहा कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, और तू, अरे तुम्हारे खानदान में भी किसी ने किया है क्या ऐसा? ये बात आपको चुभ गई और इसने आपके अंदर एक ऐसी ज्वाला पैदा कर दी कि अभी तक आप जो ढुलमुल रवैया आपका था एग्जाम के प्रति, वो एकदम टारगेटेड हो गया कि मुझे तैयार करना है। अर्थात उस प्रतिक्रियावादी व्यक्ति ने आपके अंदर एक नई प्रकार की क्रिया को पैदा कर दिया। तो यहां पर मैं कहूंगा कि 7वां पॉइंट जो है, एक बड़ा कारण होगा प्रतिक्रियावादी शासक, प्रतिक्रियावादी वायसरॉय कह सकते हैं। इन्होंने ऐसी बातें कही, ऐसी नीतियां अपनाई जिससे भारत में राष्ट्रवाद पैदा होगा। यहां तक कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन ने किस प्रकार भारत में नेशनलिज्म को पैदा कर दिया था। तो यह भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इन प्रतिक्रियावादी शासकों का जो जातीय व्यवहार था, उस जातीय व्यवहार ने भी, जातीय व्यवहार का मतलब ये कहते थे कि अंग्रेजों पर यह अधिभार है कि उन्हें काले लोगों को सभ्य बनाना है। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो है, ध्यान रखना, हमारे ऊपर नस्लीय आधार पर भेदभाव किया जाएगा।
वो नस्लीय आधार पर भेदभाव जज भी करेंगे दोस्तों। जजेस को बहुत बड़े भूमिका में देखा जाता है, लेकिन अंग्रेजों ने आधुनिक जुडिशियल प्रणाली की स्थापना करने के बावजूद भी अगर कोई भारतीय और अंग्रेज लड़ता था तो उसकी सुनवाई कोई भारतीय नहीं कर सकता था, बल्कि एक अंग्रेज जज ही कर सकता था। अर्थात जजों के मध्य जो भेद किया गया वो भी एक प्रकार का नस्लीय आधार पर भेदभाव था, और उसने भी कहीं ना कहीं भारत में नेशनलिज्म को पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो उसको हम देखेंगे। साथ साथ इल्बर्ट बिल विवाद भी इसका कारण था। एक दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि हमारा जो राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ, उस राष्ट्रवादी आंदोलन के उद्भव में मैं कह सकता हूं एक बड़ा कारण और एक इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो बेसिकली आपका ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियां थी, इन आर्थिक नीतियों ने भी ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां, द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, इन आर्थिक नीतियों ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो इस बिंदु को भी हम यहां स्पेशली ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार आर्थिक नीतियों ने, वो चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, महलवाड़ी हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों लास्ट पॉइंट हम करेंगे कि क्या हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी था। तो 9th हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय इंपैक्ट ने भारत में राष्ट्रवाद के भाव को पैदा किया, वो चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, वो चाहे रूसी क्रांति हो, वो चाहे यूनान और इटली के लोकतांत्रिक आंदोलन हो, या फिर आयरलैंड का होम रूल लीग आंदोलन हो। मतलब इसमें हम स्पेशली फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, रशियन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, यूनान और इटली के अंदर जो लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ उसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ आयरलैंड में जो होम रूल लीग आंदोलन चला था उसने भी भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में अहम भूमिका अदा की। अब हो सकता है कि कोई फैक्टर आपको याद आ रहा होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने सबसे पहले ये 9 बड़े फैक्टर बना लिए हैं। इन 9 फैक्टर्स के अंदर हम और चीजों को पढ़ करके और फिर हम बहुत बेहतर तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका एनालिसिस हम करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ और उस उदय में किन कारकों की भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम लेंगे दोस्तों। जैसे सबसे पहले आपका पहला पॉइंट है यहां पर राजनीतिक कारण। तो सबसे पहले मैं राजनीतिक कारण को आपके सामने लेने का प्रयास करूंगा कि राजनीतिक कारण किस प्रकार से आपका यहां पर बनेगा। तो देखिए सबसे पहले राजनीतिक कारण में यहां मैंने लिखा राष्ट्रवाद का उदय, और उस राष्ट्रवाद के उदय में राजनीतिक कारण क्या था, पॉलिटिकल कॉज क्या था, राजनीतिक कारण क्या था। और एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा, और वो आपको एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएगा वो देगा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के राजनीतिक कारण में सम्मिलित है। 1, 2, 3 इनमें से कौन से सही है। 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 ऐसे आपका आएगा। अब उसमें राजनीतिक कारण में सबसे पहले मैंने लिया आपके सामने नंबर 1 ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिया वो लिया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। ध्यान रखना, औपनिवेशिक शासन भारत में अंग्रेजों के समय राष्ट्रवाद के उद्भव का पहला और सबसे सटीक कारण था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होगा कि भारत जो था ये ब्रिटेन है और ये भारत था। तो भारत बेसिकली ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो फिर यह क्वेश्चन आएगा कि भारत के लिए ब्रिटेन क्या था। तो ध्यान रखना, ब्रिटेन भारत के लिए था गृह राज्य, होम स्टेट था। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश शासन था, ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश शासन था, और भारत के अंदर भी
ब्रिटिश शासन था, अर्थात दोनों ही जगह सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। दोनों जगह सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। दोनों जगह सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। अब जो भारतीय रेवेन्यू आएगा, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन है तो रेवेन्यू ब्रिटिश के पास में आएगा, तो भारत का जो राजस्व है, ये भारत का राजस्व लगातार भारत से बाहर जाएगा और उसी से बाहर जाते समय ये भारत में उस रेवेन्यू से व्यापार करेंगे और उस व्यापार का लाभ जो है ब्रिटेन में जाएगा। मतलब भारत का शासन इस प्रकार से संचालित किया जाएगा ताकि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था को, ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। जब अधिकतम लाभ पहुंचा जा सके ये नीति होगी, तो आपको पता होगा चाहे ब्रिटिश शासन के दौरान स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महलवाड़ी हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, इन तमाम के द्वारा व्यापक स्तर पर भारतीयों का शोषण होगा। और जब शोषण होगा तो आपको पता है कि अक्ल जो है वो बेसिकली बादाम खाने से नहीं, ठोकरें खाने से आती है। हमारा जो शोषण होगा उसी शोषण से एक नई चेतना पैदा होगी। उस चेतना ने जो भावना पैदा की उसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो आप लोग ध्यान रखना, भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार औपनिवेशिक शासन किया, उस औपनिवेशिक शासन की वजह से भारत में राष्ट्रवाद पैदा होता है। तो पहला पॉइंट आपका हुआ। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में 1857 की क्रांति, जिसे 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। यह मैंने पूरा आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, 1857 का विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसा पहला विद्रोह था जिसमें एक क्षेत्र की जनता की आवाज को सुनकर दूसरे क्षेत्र की जनता उद्वेलित हो रही थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विद्रोह तो इससे पहले भी कई हुए हैं। वेल्लोर का विद्रोह, मद्रास का विद्रोह, कई किसान विद्रोह हुए, कई जनजातीय विद्रोह हुए, लेकिन वो विद्रोह, तमाम विद्रोह अपने अपने क्षेत्र तक सीमित थे। लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ था भारतीय सेना, और उस भारतीय सेना के अंदर विद्रोह के बिगुल बसते हैं। और 1857 में, मई 1857 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ही कंपनी खिलाफ विद्रोह करती है। आपको पता होगा ब्रिटिश भारतीय सेना में 3,11,400 सैनिक थे, उसमें से 2,65,900 सैनिक भारतीय थे। भारत में जो विद्रोह हुआ 1857 में, उस विद्रोह ने एक नई प्रकार की ललक जगा दी कि किस प्रकार उत्तर भारत के अंदर विद्रोह हो रहा है और पूर्वी भारत प्रभावित हो रहा है। दक्षिण भारत में भी उसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। एक क्षेत्र के नेता की आवाज को सुनकर दूसरे क्षेत्र की जनता उद्वेलित हो रही है। वो चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे नाना साहब हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे कुंवर सिंह हो, चाहे राजस्थान का कोटा हो, चाहे भारत का असम हो, हर क्षेत्र में विद्रोह के बिगुल बजे। और ध्यान रखना, इस 1857 के विद्रोह के माध्यम से जिस समय विद्रोह हुआ उस समय भारत जैसी कोई राजनीतिक इकाई नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीयता के बीज जो आपको दिखाई देते हैं, राष्ट्रवाद के जो बीज दिखाई देते हैं, उस बीज को पैदा करने में 1857 की विद्रोह की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप लोग ध्यान रखना, इस समय 1857 के विद्रोह को हम भारतीय राष्ट्रवाद नहीं कह सकते, क्योंकि भारत तो उस समय है नहीं। भारत अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति था और राष्ट्रवाद के उदय में इस विद्रोह की अहम भूमिका यहां पर देखी जा सकती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों वो होगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। राजनीतिक कारणों में आपका आएगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसको आप समझने का प्रयास करना। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी? लॉर्ड डलहौजी बेसिकली गवर्नर जनरल था भारत का उस जमाने का, और इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था।
दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, जिस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, उस समय उसको डायरेक्शन थी, निर्देश था कि जो ब्रिटिश औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो थी, उसको ध्यान में रखते हुए भारत को अब एक एकीकृत बाजार के रूप में ढालना था। मतलब अंग्रेज जो है भारत को एक एकीकृत बाजार बनाना चाहते थे। अब उस समय का भारत दो प्रकार का था। भारत दो प्रकार का था। एक तो वो भारत जो सीधा अंग्रेजों के अधीन था, उसको हम कहते हैं ब्रिटिश भारत, उसको हम कहते हैं ब्रिटिश भारत। और एक वो भारत जो देसी रियासतों के पास में था। ये देसी रियासतों की संख्या लगभग 600 के आसपास थी। इन देसी रियासतों में दो प्रकार की थी, एक वो रियासतें जो स्वतंत्र थी और एक वो रियासतें जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करती थी। तो ध्यान रखना, जो रियासतें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करती थी, अब अंग्रेजों की उन पर नजर है, क्योंकि अंग्रेज भारत को एक इंटीग्रेट मार्केट बनाना चाहते हैं। इसलिए लॉर्ड डलहौजी एक नीति लेके आएगा कि यार किस प्रकार से ये जो रियासतें हैं कि क्या किया जाए कि अब इनका विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर लॉर्ड डलहौजी डायरेक्ट उन रियासतों के राजाओं के पास जाता कि आपने अभी तक हमारी अधीनता स्वीकार कर रखी थी, हम चाहते हैं कि आपकी रियासत का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाए ताकि हम एकीकृत बाजार बना सकें, तो क्या वो रियासत का राजा राजी होता? नहीं। इन्होंने एक ही सूत्र में, एक ही नीति में बहुत सारी रियासतों को हड़पने के लिए एक ऐसा सिद्धांत दिया कि बिना युद्ध किए उसको हड़पा जा सके, और कहा कि जिन सुरक्षा प्राप्त राज्यों का अपनी कोई प्राकृतिक संतान अर्थात बेटा नहीं है, उस रियासत का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। और इसी सिद्धांत के तहत उसने सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी जैसी कई रियासतों का विलय जो है वो ब्रिटिश भारत में कर दिया जाता है। और इससे वो तमाम रियासतें, हालांकि वो रियासतें शुरुआत में ये सोचती है कि यार काश हमारे लड़का होता, लेकिन आप देखिए यहीं पर एक दूसरा पॉइंट भी आपके सामने होगा। अवध का विलय, अवध जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, इस अवध का विलय अंग्रेजों ने 1856 के अंदर कुप्रशासन के आधार पर कर दिया था। अर्थात जब लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति अवध पर लागू नहीं हो सकी तो उन्होंने कहा कि अवध, ओहो अवध में कुप्रशासन है, बैड गवर्नेंस है, और अवध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। जब अवध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया, कई रियासतों को उनकी प्राकृतिक संतान न होने पर उन रियासतों का विलय उनके दत्तक बेटे को न सौंपकर उसका विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। तो तमाम रियासतें नाराज होती हैं और नाराज होकर के कहीं ना कहीं जो एकीकृत बाजार अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं, वहीं से एक एकीकृत भारत बनने की दिशा शुरू होगी और वहीं से राष्ट्रवाद पैदा होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने पूरा आपको कराने का प्रयास किया है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, जिसके सिद्धांत को हम कहते हैं शांतिपूर्ण विलय का व्यपगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत वे रियासतें, वे सुरक्षा प्राप्त रियासतें जो अंग्रेजों की सुरक्षा प्राप्त करती हैं, अगर उस रियासत के अपना खुद का बेटा नहीं है तो उस रियासत को उसके दत्तक बेटे को नहीं सौंपा जाएगा और उस रियासत का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। और इस आधार पे कई रियासतों का विलय कर दिया गया। जब इन रियासतों का विलय हुआ तो यहीं से रियासतों के अंदर से राष्ट्रवाद पैदा होगा। कैसे? कि सपोज कीजिए आप अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर कर दिया जाएगा। अवध का एक सैनिक मंगल पांडे बंगाल में तैनात है, बैरकपुर के अंदर। मंगल पांडे सोचेगा कि मेरे अवध का भी वही हाल होगा जो बंगाल का हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि मंगल पांडे एक वर्दीधारी किसान था। मतलब वो वर्दी पहनकर भले ही बैरकपुर की छावनी में बैठा हुआ हो, लेकिन हकीकत में वो किसान परिवार से था। उसको एहसास हो गया था कि मेरे अवध का भी वही हाल होगा जो
अंग्रेजों ने बंगाल का किया है और इससे उसका अपने क्षेत्र के प्रति एक भाव पैदा होगा। यह भाव आगे चलकर राष्ट्रवाद का रूप लेगा, वो बंगाल और अवध को आपस में जोड़ देगा। तो यह बिंदु भी आप यहां पर इसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना। और ध्यान रखना दोस्तों, जब लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आएगी, साथ ही साथ आपको पता है इससे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली थी जो 1798 में लाई गई थी, जो मैंने आपको बता रखी है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, इनके माध्यम से अंग्रेज एक तलवार के नीचे भारत को खींचने का प्रयास करेंगे। और वो तलवार के माध्यम से जिस प्रकार से एक एकीकृत बाजार को बनाने का प्रयास करेंगे, वो एकीकृत बाजार एकीकृत भारत में तब्दील होगा और राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो जाएगी। इसलिए हमें कुछ हद तक तो अंग्रेजों का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि अगर अंग्रेज नहीं होते तो एकीकृत बाजार नहीं बनाते, और वो एकीकृत बाजार नहीं बनाते तो शायद एकीकृत भारत कभी नहीं बनता, जो इंटीग्रेट इंडिया बना है। क्योंकि हम तो अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटे हुए थे और वहां से जो राष्ट्रवादी भावना पैदा हुई वो उनके जुल्म से पैदा होती है। तो इसको भी आप लोग स्पेशली ध्यान रखोगे। इसके बाद राजनीतिक कारणों में एक पॉइंट आपका होगा, राजनीतिक कारणों में ही आप लोग ध्यान रखना, पॉलिटिकल कॉज में ही, राजनीतिक कारणों में ही। और वो कारण होगा दोस्तों ब्रिटिश द्वारा भारत में उठाए गए आधुनिक कदम। मतलब अंग्रेजों ने भारत में कुछ ऐसे मॉडर्न स्टेप्स उठाए, कुछ ऐसे आधुनिक कदम उठाए कि उन आधुनिक कदमों ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया। आधुनिक कदम जिन्होंने राष्ट्रवाद को पैदा किया। कोई भी ऐसा आधुनिक कदम आप बता दीजिए जिसने नेशनलिज्म को पैदा किया हो। जैसे मेरे ध्यान में जो आ रहा है, नंबर एक, सबसे पहले नंबर एक हम कहते भी हैं कि ब्रिटिश हथौड़े ने ही भारत में आजादी का बिगुल बजा दिया। जैसे मान लीजिए अंग्रेज भारत में कानून का शासन लेके आएंगे। इससे पहले भारत में व्यक्ति विशेष का शासन था, अर्थात अकबर है तो अकबर का शासन, अलाउद्दीन है तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन। लेकिन अंग्रेज कानून का शासन लेके आएंगे। जब कानून का शासन लेके आएंगे तो यहीं से एक थीम निकलेगी कि कानून की निगाह में सब लोग बराबर हैं। तो एक पॉइंट और आएगा और यह भी अंग्रेज लेके आए, कानून के सम्मुख समानता। कानून की सम्मुख समानता अर्थात कानून की निगाह में सभी लोग समान हैं। जब सभी लोग समान हैं तो चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो वो भी बराबर है, और वो चाहे अंग्रेज हो और चाहे भारतीय हो वो भी बराबर है। तो ये भावना भी हमारे अंदर से विकसित होगी। साथ ही साथ जैसे अंग्रेज भारत में इंडियन पेनल कोड को लागू करेंगे, आईपीसी को लागू करेंगे, साथ ही साथ भारत में वो आधुनिक न्याय प्रणाली लेके आएंगे, मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम लेके आएंगे। लेकिन उस आधुनिक न्याय प्रणाली में जब वो काले गोरे का नस्ली आधार पर भेदभाव करेंगे तो वहां पर भी हमारे अंदर राष्ट्रवाद पैदा होगा। साथ ही साथ रेलवे की स्थापना करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि रेलवे के माध्यम से जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक दूरी कम होगी, भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोग एक साथ बैठकर ट्रेन में जाएंगे, तो यहां से जो विविधता में एकता स्थापित होगी, वो विविधता में एकता भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को पैदा करने में अहम रोल अदा करती है। और एक आप लोग ध्यान रखना, रेलवे के माध्यम से भले ही हमें आधुनिक साधन उस जमाने में प्राप्त हुआ हो, लेकिन रेलवे ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कच्चा माल बंदरगाहों तक लाने में और तैयार माल को वहां तक पहुंचाने में, विद्रोह को रोकने में, ट्रुप्स के इधर से उधर ले जाने में अहम भूमिका अदा करके हमारी शोषण की प्रक्रिया को और अधिक तेज कर दिया था। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो? यस, भले ही रेलवे के रूप में हमें 19वीं शताब्दी में आधुनिक साधन मिला हो, लेकिन उस जमाने के अंदर, उस समय के अंदर रेलवे के माध्यम से अगर कहीं लाभ पहुंचा है तो यह आर्थिक राजनीतिक लाभ ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को अधिक था। और जब ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को अधिक था, अर्थात हमारा
भी कहीं ना कहीं इस रेलवे के माध्यम से आर्थिक राजनीतिक शोषण हुआ है, उस आर्थिक राजनीतिक शोषण से भी भारत में एक नई भावना पैदा होगी जो आगे चलकर राष्ट्रवाद का रूप लेगी और हमारी विविधता में एकता को स्थापित करेगी। तो ये बिंदु भी आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा कारण पढ़ते हैं। दूसरा कारण जो है वो है नंबर 2। इस नंबर 2 को मैं एक साथ 3 सब पॉइंट्स में डिवाइड करता हूं। नंबर 1, पहला पाश्चात्य चिंतन। पाश्चात्य चिंतन पहला पॉइंट तो ये। नंबर 2, पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। समाचार पत्र, समाचार पत्र, प्रेस प्रतिबंध अधिनियम, और ये आप लोग ध्यान रखना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ भारत में, उस राष्ट्रवाद के उदय में एक और बड़े फैक्टर की भूमिका थी। पहला हमने पढ़ा राजनीतिक कारण। उस राजनीतिक कारण के बाद मैंने दूसरा जो पॉइंट है उसको 4 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया, और 4 सब पॉइंट्स में डिवाइड करके 4 पॉइंट आपके सामने रखे हैं। एक तो जो वेस्टर्न चिंतन था, पाश्चात्य चिंतन। दूसरा पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, और भारत में चलाए गए न्यूज़पेपर और प्रेस प्रतिबंध अधिनियम। इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में अहम भूमिका अदा की थी। आप कहोगे सर कैसे? देखिए, सबसे पहले पाश्चात्य चिंतन, जो वेस्टर्न चिंतन है, मतलब उस जमाने के यूरोप के जो वेस्टर्न फिलोसोफर थे, जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जो बुक्स लिखी, उस बुक्स के माध्यम से जब हमारे लोग यहां से वहां गए, जैसे कई लोग वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्होंने उन पाश्चात्य चिंतकों की बुक्स को पढ़ा, और बुक्स पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि लोकतंत्र क्या होता है, कानून का शासन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सरकार का उत्तरदायित्व क्या होता है। ये तमाम चीजें जब पढ़ेंगे और वहां के ब्रिटिश शासन को वो देखेंगे और उस ब्रिटिश शासन की तुलना वो भारतीय शासन से करेंगे, तो उस पाश्चात्य चिंतन से हमारा जो एक अपर क्लास होगा, अपर मीडियम क्लास होगा, उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना आएगी और वो इसको नीचे तक लेके जाएंगे। आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े चिंतक हुए हैं वो कोई आम सामान्य परिवार से नहीं थे, वो बड़े परिवार से थे, लेकिन छोटे परिवार की सोचते हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेराजियो, बाल शास्त्री जांबेकर, ये तमाम लोग जो हैं, किस प्रकार से इन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके और पाश्चात्य चिंतन किया, उस पाश्चात्य चिंतन को पढ़ा, उसको भारत के साथ उसकी समरी को आपस में कंपैरिजन किया, और उससे भारत में निश्चित रूप से राष्ट्रवाद पैदा होगा। और स्पेशली आप दोस्तों ध्यान रखना कि 1870 के बाद बड़ी संख्या में भारतीय पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं, और वो जब यूरोप के साहित्य को पढ़ते हैं, यूरोप के चिंतन को पढ़ते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर राष्ट्रवाद पैदा होता है। तो एक पॉइंट तो आपका ये वाला होगा। दूसरा, वेस्टर्न एजुकेशन। क्या पाश्चात्य शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा किया? यस। हालांकि शिक्षा व्यवस्था हमारी भी बहुत बेहतरीन थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपने हितों को पूरा करने के लिए उस जमाने में जो आधुनिक कदम उठाए, उन आधुनिक कदमों में एक कदम वेस्टर्न एजुकेशन भी है। और पाश्चात्य शिक्षा में आप देखोगे, जैसे सबसे पहले 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1791 जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की।
लेकिन 1813 के बाद जब भारत में मुक्त व्यापार पूंजीवाद का चरण ब्रिटिश शासन के द्वारा शुरू होता है और भारत को एक बड़े बाजार के रूप में स्टैब्लिश करने का प्रोग्राम 1813 के बाद बनता है, तब आपको पता होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख का फंड जारी किया जाता है। 1 लाख की रकम उस समय बहुत बड़ी रकम थी और उसका पाश्चात्य शिक्षा का उस समय ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा वर्ग भारत में तैयार करना है जो दिखने में भले ही भारतीय जैसा हो लेकिन सोचने समझने के पॉइंट से अंग्रेजों जैसा हो, ताकि वो ब्रिटिश वस्तुओं का अच्छा उपभोक्ता बन सके। मतलब वो हमें उपभोक्ता बनाना चाह रहे हैं, वो एकीकृत बाजार बनाना चाह रहे हैं ताकि उनका सामान बिक सके। वो हमें एक उपभोक्ता बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जब हमें वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगी, हमें शिक्षा मिलेगी, तो हमारी शिक्षा से हमारे अंदर एक बौद्धिक चेतना पैदा होगी और उस चेतना ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया। फिर आपको बताया कि अंग्रेज जो है वो चाहे वुड डिस्पैच हो, हंटर कमेटी हो, विश्वविद्यालय नियंत्रण अधिनियम 1904 हो, सैडलर कमीशन हो, सार्जेंट योजना हो, मूल शिक्षा की वर्धा योजना हो, इन तमाम योजनाओं ने भारत के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो यह पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मैं आपको 2 मिनट पानी पी करके और यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से शिक्षा के पॉइंट ने हमारी पूरी इस थ्योरी को एक नई दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। किसने? समाचार पत्रों ने दोस्तों। तो ये शिक्षा तो मैंने बता दिया था कि न्यूज़पेपर्स जो है, आपको पता ही है दोस्तों कि आज हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इस डेमोक्रेसी के अंदर भी समाचार पत्रों को, प्रेस को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है। पहला विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के बाद अगर सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचाना है और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है तो उसमें समाचार पत्रों की बड़ी भूमिका होती है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम जेम्स ऑगस्टस हिक्की को याद करते हैं, इसने सबसे पहले भारत में न्यूज़पेपर्स की स्टार्टिंग की। लेकिन उसके बाद देखते देखते भारत में कई समाचार पत्र आए। वो जैसे कई समाचार पत्र जो आए उसमें आपको पता होगा वो जो समाचार पत्र थे, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना तो 1556 में गोवा में हो जाती है, लेकिन भारत में जो पहला समाचार पत्र है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की का 1780 का बंगाल गजट था। और इस बंगाल गजट के बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कई न्यूज़पेपर्स आते हैं और इन न्यूज़पेपर्स ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा पानी पी करके। देखो आप, उस जमाने में कई समाचार पत्र आते हैं, जैसे 1826 में उद्दंड मार्तंड, इसी प्रकार अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियाट, ये वो आरंभिक समाचार पत्र हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। बाद में तिलक जो है द मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, द हरिजन, स्वराज, ऐसे अनेकों समाचार पत्र थे जिन समाचार पत्रों ने जनता की आवाज को इस गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार के सामने रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और दोस्तों ध्यान रखना, जब अंग्रेजों को यह लगा कि समाचार पत्र जो है वो बेसिकली भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, तब इन्होंने क्या किया कि समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। और इस प्रकार का पहला प्रयास आपको पता होगा 1799 में होता है। 1799 में आपको पता होगा लॉर्ड वेलेस्ली वो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने पहली बार न्यूज़पेपर को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। और उसके बाद 1823 का रेगुलेशन एक्ट आता है जिसके द्वारा भी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन इसी दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक कहता है कि समाचार पत्र जो है सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं, सुरक्षा वाल्व का काम करते हैं। अगर हमने समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया तो जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी और सरकार की आवाज जनता तक नहीं पहुंचेगी। भले ही ये समाचार पत्र हमारी आलोचनाएं करते हो, लेकिन इसके माध्यम से धीरे धीरे जनता का असंतोष निकलता रहता है।
अगर हम इसको बैन कर देते हैं तो यह असंतोष बढ़ जाता है। मतलब विलियम बेंटिक इन प्रतिबंधों को हटाना चाहता था, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है अचानक, बीमार होकर मर जाता है वो। और उसके जगह पर सर चार्ल्स मेटकॉफ बनता है और उसने क्या किया, 1823 के रेगुलेशन एक्ट को हटा दिया। उसे भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे आए, लेकिन आपको पता होगा एक प्रेस प्रतिबंध जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और जिसने भारत में नेशनलिज्म को दबाने का प्रयास किया, लेकिन उस घटना ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में अहम भूमिका अदा कर दी। वो घटना दोस्तों मानी जाती है, आपको पता होगा 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप लोग पता होगा, लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए और स्पेशली जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, ये लोकल न्यूज़पेपर्स ब्रिटिश शासन की आलोचना करते थे। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया, 1878 में एक एक्ट बनाया और उसके द्वारा वह स्थानीय भाषी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लेके आता है। उसी को कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसी को भारत के इतिहास में गला घोटू एक्ट भी कहा जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के प्रेस प्रतिबंध अधिनियम ने प्रेस पे भले ही प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन उस जमाने के अंदर लॉर्ड लिटन की इस प्रतिक्रियावादी नीति ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो एक पॉइंट आप यहां पर और भी ध्यान रखना। इसके बाद भी आप लोग ध्यान रखना, अंग्रेज समय समय पर ऐसे बहुत सारे प्रेस प्रतिबंध कानून लेके आए जिसके द्वारा उन्होंने प्रेस को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ और भारत में नेशनलिज्म और तेज गति से आगे बढ़ता है। तो यह बिंदु भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप मान लीजिए, मैंने 4 पॉइंट एक साथ उसमें डाल दिए हैं। तो अब उसके बाद जो है भारत में राष्ट्रवाद के उदय में, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक और इंपॉर्टेंट रीजन है और वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन आप लोग ध्यान रखना, इसका मैंने अलग से 3 वीडियोस बना दिए हैं। यहां पर मुद्दा इतना ही है कि किस प्रकार 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में पुनर्जागरण पैदा किया, किस प्रकार से उसने एक नई चेतना को पैदा किया। दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह न होना, बाल विवाह, डाकन प्रथा, कन्या हत्या, और ये तमाम जो प्रथाएं थी ये कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी हुई थी और महिलाओं पर बेहिसाब का अत्याचार होता था। और आपको पता है समाज रूपी पहिया तब तक आधुनिक नहीं हो सकता जब तक पुरुष और महिला दोनों का विकास ना हो। इसलिए अंग्रेज सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को इसलिए भी अप्रिशिएट कर रहे थे ताकि उनका बाजार ग्रोथ कर सके। और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जब महिला अत्याचारों से संबंधित कुरीतियों को रोकने का प्रयास करेगा तो सबसे पहले धर्म में सुधार करेगा, क्योंकि समाज में जो कुरीतियां आरक्षित थी वो धर्म के अंदर से थी। वो चाहे सती प्रथा हो, चाहे कन्या हत्या हो, कहीं ना कहीं उसका संबंध धर्म से था। जब धर्म में रिफॉर्म होगा तो फिर समाज में सुधार होगा, और जब समाज में रिफॉर्म्स होगा तो सामाजिक रूप से वो सोया हुआ समाज जागेगा। और उसको जगाने में ब्रह्म समाज के माध्यम से राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मैडम एनी बेसेंट, बाल शास्त्री जाम्बेकर, और आपको पता होगा अपनी स्पिरिचुअल स्पीचेस के अंदर जिस हिंदुज्म को पश्चिमी जगत एक गिरी हुई नजर से देखता था, जब स्वामी विवेकानंद
शिकागो में अपना भाषण देते हैं और वो हिंदू धर्म की ऊपर पड़ी हुई परतों को उतारने का प्रयास करते हैं कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और उसके बाद वो हिंदू फिलोसफी जब बोलना शुरू करते हैं तो पूरा पाश्चात्य जगत जो है अचंभित हो जाता है कि हम क्या समझ रहे थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार से हिंदू धर्म की सही परिभाषा को रखा, उन्होंने कुरीतियों को सुधारने का प्रयास किया, राजाराम की भूमिका को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा व्यक्तित्व जिन्होंने घर घर, गांव गांव, शहर शहर घूम करके कहा कि खराब से खराब स्वदेशी शासन बेहतरीन से बेहतरीन विदेशी शासन से कई गुना बेहतर है। अर्थात भारत में स्वराज की संकल्पना देने वाला पहला व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती थे। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो था, इस आंदोलन ने भारत में एक नई चेतना को पैदा किया और इस नई चेतना ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक बड़ी भूमिका अदा कर दी। राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर दी। आप जितना इस टॉपिक को बहुत अच्छे समझेंगे, मेरा ये आज का जो लेक्चर है ये मॉडर्न हिस्ट्री की एक प्रकार का बेस है, ये थीम है, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो दोस्तों किसी एक व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं है, किस प्रकार से इसमें नेशनलिज्म का भाव सबसे पहले पैदा किया और वो नेशनलिज्म जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन को तैयार करेगा। तो राष्ट्रवाद आया कहां से, वो कारण मैं आपके सामने रख रहा था। इसके बाद आप देखिए, उसके बाद में ब्रिटिश शासक जो है, और इसमें भी आप लोग ध्यान रखना, ब्रिटिश शासक जो प्रतिक्रियावादी शासक थे, प्रतिक्रियावादी जिनकी एक्शन से भारत में रिएक्शन हुआ और राष्ट्रवाद पैदा हुआ। जैसा कि मैंने आपके सामने कहा कि भारत में एक शासक था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन जो है वो कुछ ऐसे काम करेगा जिन कामों से भारत में राष्ट्रवाद पैदा हुआ। जैसे इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होगा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से कई समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिसको भारत का गला घोटू एक्ट भी किया जाता है 1878। लॉर्ड लिटन ने ही आर्म्स एक्ट पास कर दिया, इंडियन आर्म्स एक्ट, और उसके माध्यम से भारतीयों की हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड लिटन के समय 1876 से 1880 तक जब भारत भयंकर अकालों से जूझ रहा था, भारत में खाने के लिए अनाज नहीं था लोगों के पास, आम आदमी के पास, उस समय लॉर्ड लिटन जो है एक बहुत जबरदस्त दिल्ली दरबार का आयोजन करता है, जिसमें वह ब्रिटिश महारानी के सम्मान में जिन्हें केसरी हिंद प्राप्त हुआ था, वो दिल्ली दरबार का आयोजन करके हजारों प्रकार का भोग बनाया जाता है। इससे जनता में आवाज जाती है कि ये विदेशी सरकार है, इससे हमारी संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। एक और जहां लोग, हजारों लोग, लाखों लोग अकाल से मर रहे हैं, उस समय ये दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं। इसी प्रकार आप देखोगे लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन के अंदर एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था इल्बर्ट बिल। आपको पता होगा इल्बर्ट बिल के माध्यम से लॉर्ड रिपन जो है वह भारतीय जजों को भी, मतलब उस जमाने में दो प्रकार के जज हुआ करते थे, एक तो भारतीय जज और एक यूरोपियन जज। लेकिन आपराधिक मामलों में अगर भारतीय वर्सेस अंग्रेज लड़ता है तो भारतीय जजों को इस प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं था। मतलब अगर एक पक्षकार लड़ने वाला अंग्रेज है तो सुनवाई करने वाला अंग्रेज ही होगा। अर्थात ये एक प्रकार का नस्लीय न्यायिक भेदभाव था। कहीं ना कहीं लॉर्ड रिपन चाहता है कि भारतीय जजों को भी वही अधिकार मिले जो अंग्रेज जजों के पास में है या यूरोपियन जजों के पास में है। लेकिन इसको पास करने के लिए जो बिल लाया गया उसको इल्बर्ट बिल कहते हैं। इस इल्बर्ट बिल का इतना विरोध हुआ कि बिल तो पास हो गया, लेकिन इस बिल के माध्यम से भारतीय जजों को यूरोपियन जजों के समान जो अधिकार मिलना था आपराधिक मामलों की सुनवाई का, वो नहीं मिल सका। इससे भी भारत की जनता में ये संदेश गया कि देखो किस प्रकार न्यायिक स्तर पर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और इससे भी भारत में राष्ट्रवाद पैदा होता है। इसी प्रकार आप देखोगे आगे चलकर लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड कर्जन जैसे शासक ने 1905 में जब फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तो ध्यान रखना दोस्तों, बंगाल के विभाजन के माध्यम से लॉर्ड कर्जन जो है वो बेसिकली राष्ट्रवाद को कुचलना चाहता था, सांप्रदायिकता के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहता था। लेकिन बंगाल विभाजन ने भारत में राष्ट्रवाद को कम नहीं किया बल्कि और अधिक बढ़ा दिया था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी शासकों और उनकी नस्लवादी नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की थी। तो यह बिंदु भी आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट आपका आएगा राष्ट्रवाद के अंदर। राष्ट्रवाद में एक पॉइंट आप यह भी याद करना, राष्ट्रवाद का उदय और उस राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां ध्यान रखना, इन आर्थिक नीतियों के माध्यम से भी जब भारतीयों का व्यापक स्तर पर शोषण होगा तो इस शोषण ने भी एक प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। आपको भी सर कैसे, तो आप देखोगे इसमें सबसे पहले आप देखिए नंबर 1 ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां। और जो ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां थी, इन भू राजस्व नीतियां जैसे स्थायी बंदोबस्त, इसकी मैंने अलग से आपकी एक पूरी क्लास ले रखी है, उसको आप देखने का प्रयास करना। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी जैसी व्यवस्थाएं जिनके माध्यम से आम किसान का, आम परिवार का भारत में भू राजस्व के तौर पे जबरदस्त शोषण हुआ, क्योंकि अंग्रेज उसके पास कुछ नहीं छोड़ते थे। स्थायी बंदोबस्त के द्वारा तो इन्होंने किसान को भूमिहीन बना दिया था। इसलिए जमींदार और अंग्रेजों ने मिलकर के स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा जो शोषण किया, उस शोषण की चेतना ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया। साथ ही साथ आपको पता होगा कि ये जो भारत था, इस भारत की सरकार जो है वो बेसिकली एक कंपनी के हाथ में थी जिसका नाम था EIC, और जिसके पास भारत सरकार होगी उसी के पास भारत का रेवेन्यू आएगा। जब भारत का राजस्व इसके पास में आएगा तो मतलब रेवेन्यू किसके पास जा रहा है, EIC के पास, और EIC उस राजस्व से व्यापार करती थी। और ध्यान रखना, भारत का जो पैसा, मतलब भारत का रेवेन्यू जो भारत पर खर्च होना चाहिए था, उससे कंपनी व्यापार कर रही है। इससे हमारा धन लगातार भारत से बाहर जाएगा, जिसको सबसे पहले दादा भाई नौरोजी बताएंगे। इसी को हम कहेंगे धन निष्कासन। और ध्यान रखना, जब भारत के धन का निष्कासन होगा तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी, और इस बढ़ती हुई गरीबी और बेरोजगारी की चेतना ने भारत में जिस वाद को पैदा कर दिया, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसने भी अपनी भूमिका अदा की है। किसने? धन निष्कासन के द्वारा जो शोषण होगा, ये चरित्र सामने आएगा कि ये विदेशी शासन है, ये केवल अपने हित है, उससे हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, जब अंग्रेज इस प्रकार की नीति अपनाएंगे 1813 के बाद कि वो भारत में कच्चे माल को ज्यादा फोकस करेंगे। आपको सर कच्चे माल को क्यों? मतलब वो भारत के राजस्व से कच्चा माल खरीदेंगे, और इस कच्चे माल को वो यहां से ब्रिटेन लेकर जाएंगे। आपको सर क्यों? ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र माना जाता है। जब ब्रिटेन एक औद्योगिक राष्ट्र 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत बेहतर तरीके से बन गया, तो भारत से कच्चे माल को खरीद करके औने पौने भाव में भारत के कच्चे माल को बहुत कम कीमत पे खरीद करके और उसे ब्रिटेन ले जाया जाने लगा। जब उसको ब्रिटेन ले जाने लगे तो ब्रिटिश कल कारखानों में वो कपास जो है वो सूती वस्त्र बन करके भारत आएगा। मतलब अब ब्रिटेन से तैयार माल भारत में आएगा और भारत से कच्चा माल वहां जाएगा। जब भारत से कच्चा माल जाएगा तो जाहिर सी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि पर भार बढ़ेगा। कृषि पर भार बढ़ेगा तो हमारा औद्योगिकरण हो जाएगा। मतलब जब उनका औद्योगिकरण हो रहा था तब हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। जब हमारा औद्योगिकरण हो जाएगा, साथ ही साथ आपको पता होगा भारत में हस्तशिल्प का सामान अब भी बन रहा था।
लेकिन भारत का हस्तशिल्प जो है उसको हतोत्साहित किया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट को हतोत्साहित किया जाएगा और वो भारत से बाहर निकल के ब्रिटेन तक न पहुंच सके, इसके लिए व्यापक स्तर पर उस पर टैक्स लगा दिए जाएंगे। तो वो भारत से बाहर नहीं जा पाएगा। जब भारत से बाहर नहीं जा पाएगा तो भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन होगा और बाहर से जो माल आ रहा है उस पर इतना कम इंपोर्ट फी लगेगा कि वो इजीली भारत में पहुंच सकता है और वो अपना माल बेचेंगे। इससे दिनों दिन भारत का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन होता गया और भारत का परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश हुआ। इस विनाश से ये भावना फैलेगी कि ये शासन जो है ये विदेशी शासन है, ये कभी भी हमारा भला नहीं कर सकता और इससे जो भावना फैली उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना। इसी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण हो गया था। तो ये पॉइंट हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पानी में पी लेता हूं। एक आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रवाद के उदय में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर काम आएगा और वो होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। हमारे लोग जब यहां से पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे और वो पढ़कर वापस आएंगे, उन क्रांतियों से प्रभावित होंगे, तो भारत में भी एक नए प्रकार के नेशनलिज्म का आगमन होगा। जैसे आप देखिए फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति ने भी भारत पर मेजर इंपैक्ट डाला था, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा वो पड़ता है 1917 की रूसी क्रांति का। रूसी क्रांति जो साम्यवादी क्रांति थी वो बेसिकली भारत के मजदूर और किसान वर्ग को जगाने के अंदर एक बड़ी भूमिका अदा करती है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना कि इटली और यूनान के अंदर जो लोकतांत्रिक आंदोलन चले, इन लोकतांत्रिक आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रवाद को फैलाने में अपनी भूमिका अदा की थी। एक आपको पता है कि आयरलैंड भी हमारी तरह एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, लेकिन आयरलैंड के लोग जिस प्रकार से होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं, वो होम रूल लीग आंदोलन उसी पैटर्न पर भारत में भी चलता है और इस मूवमेंट ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। तो यह बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखना। राष्ट्रवाद के उदय में अंतरराष्ट्रीय प्रभाव की भूमिका थी, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, 1917 की रूसी क्रांति, इटली और यूनान का लोकतांत्रिक आंदोलन और आयरलैंड के होम रूल लीग आंदोलन ने भी अपनी अहम भूमिका अदा की थी। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना, एक पॉइंट आपका होगा राजनीतिक संगठनों की भूमिका। हालांकि सीधा संगठन आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखना राजनीतिक संगठनों की भूमिका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी रही है। राजनीतिक संगठनों की भूमिका, अब राजनीतिक संगठनों की भूमिका जब पढ़ेंगे, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की, राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की, वो भूमिका हम देखेंगे कि एक तो आप लोग ध्यान रखना, एक तो आएगा कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन। कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन मतलब वो राजनीतिक संगठन जिनकी स्थापना कांग्रेस से पहले हुई थी और उन्होंने भारत में राजनीतिक चेतना फैलाकर राष्ट्रवाद को पैदा किया, उनकी भूमिका थी। और एक राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी, जिसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस तो हम पूरा अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा कि कांग्रेस पूर्व ऐसे बहुत सारे राजनीतिक संगठन हुए जिन राजनीतिक संगठनों ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा की थी। तो यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। आप कहोगे सर कि वो कौन से संगठन थे सर जिन्होंने इस प्रकार से भूमिका अदा की है। जैसे आपको पता होगा, कांग्रेस पूर्व में पढ़े हैं तो राजाराम मोहन राय को भारत का पहला राजनीतिक नेता माना जाता है। आधुनिक भारत का पहला नेता राजाराम मोहन राय को माना जाता है, लेकिन वो अपने जीवित रहते कोई ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नहीं कर सके। कहते हैं कि उनके अनुयायियों के द्वारा
1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की गई। बंग भाषा प्रकाशक सभा, आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संकटों में आपसे पूछे कि बंग भाषा प्रकाशक सभा जिसकी स्थापना 1836 में बंगाल में हुई, कलकत्ता में हुई, ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है जिसने सबसे पहले राजनीतिक चेतना को पैदा किया। लेकिन उसके बाद भारत में तेज गति से अपने अपने समुदायों के हितों की रक्षा के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। जैसे चूंकि भारत में सबसे एक्टिव जो थे वो थे जमींदार, तो लैंड होल्डर सोसाइटी, और इसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी ने भी राजनीतिक चेतना पैदा करने में, लैंड होल्डर सोसाइटी, लेकिन यह सोसाइटी जो है वो केवल अपने हितों की रक्षा करेगी। इसके साथ साथ देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसी प्रकार बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में होती है। यह समिति भी राजनीतिक चेतना पैदा करने में अहम रोल अदा करती है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस से पूर्व में जो आती है वो बेसिकली इंडियन एसोसिएशन की आती है। इंडियन एसोसिएशन की चर्चा में आगे 100% करूंगा आपके सामने। इंडियन एसोसिएशन जो है, इस संस्था की स्थापना 1876 में हुई थी, 1876 में हुई, और इसके संस्थापक जो है वो दो व्यक्ति माने जाते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। और इंडियन एसोसिएशन पहला ऐसा था जो अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है। और उसके बाद और भी है, जैसे मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे ब्रिटिश एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी, ऐसे अनेक संगठन हुए। धीरे धीरे जब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक चेतना फैलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं, और इससे भारत में राष्ट्रवाद फैलता है। और फिर इन तमाम धाराओं को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से सबसे आगे ले जाने में 1880 के दशक में कांग्रेस की भूमिका रही। तो हम कांग्रेस को भी अलग से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार 1885 में स्टैब्लिश कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को पैदा करने में अपनी भूमिका अदा की थी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था ये एक बेसिक टॉपिक था और आपके सिलेबस में दिया हुआ है राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय। तो जाहिर सी बात है, इसका अर्थ होगा कि भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से पैदा हुआ और उस राष्ट्रवाद को पैदा करने में किसकी भूमिका अदा हुई, और किस प्रकार से जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसी राष्ट्रवाद के उदय ने राष्ट्रवादी आंदोलन का रूप लिया, और फिर उसके कितने चरण हुए, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी। और फिर वो चरण पूरे पढ़ने के बाद, क्रांतिकारी फेज को पढ़ने के बाद, हम उसमें पूरा एक पूरी मतलब ऐसे एक थीम बनाने के बाद फिर उस थीम के अंदर एक एक व्यक्तित्व को फिट करने का प्रयास करेंगे। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोहनदास करमचंद गांधी, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विपिन चंद्र पाल, ऐसे व्यक्तित्व को पढ़ेंगे। और फिर इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से हम सिलेबस को इस प्रकार से आगे लेके जाएंगे कि आपका एक एक प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो। आज मैंने थोड़ा फैक्चुअल डाटा कम पढ़ाया है क्योंकि सिर्फ मैंने ये बताया है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें फैक्चुअल डाटा और कॉन्सेप्ट और आपके एग्जाम में कैसे आ सकता है वो पूरी बातों की चर्चा उसमें की जाएगी। आज इतना ही। कलाम संस्थान आपके पास बेहतरीन क्लासेस लाने का पूरा प्रयास कर रहा है। आप इंतजार करें, जो क्लासेस आपके पास पहुंच चुकी है उसका बार बार रिवीजन करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय